दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर ईरान के आगे झुक गए। इस जंग में बुरी तरह फंसे ट्रंप ने युद्ध विराम को 10 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया। कल देर रात ट्रंप ने अपने ट्विटर यानी सोशल ट्रुथ पर उन्होंने कहा, आई एम पॉजिंग द पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय 10 डेज, यानी 10 दिन के लिए वो इस मियाद को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। एक तरह से युद्ध विराम की घोषणा की है उन्होंने। इससे पहले ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया था, जिसकी मियाद 27 मार्च को यानी आज खत्म हो रही है, और अब उनका जो अगला युद्ध विराम है उसकी मियाद 6 अप्रैल को, आने वाली 6 अप्रैल को खत्म होगी। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप को उम्मीद है कि ये जो युद्ध विराम है, इसमें जो बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा, और उन्हें भरोसा है कि 6 अप्रैल तक हॉर्मुज की जो खाड़ी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां समंदर का रास्ता तेल और गैस का पूरी तरह से जाम कर रखा है, ये रास्ता 6 अप्रैल तक खुल जाएगा, ऐसा ट्रंप को लगता है। Now they admit that we were negotiating with them, so they want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit. अब दोस्तों, पहले दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इनको लग रहा था कि 5 दिन की मियाद ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने कोई अपनी तरफ से गर्मजोशी नहीं दिखाई, बल्कि ईरान ने तो पूरी ट्रंप के प्रस्ताव को ही रिजेक्ट कर दिया। तो दुनिया को ऐसा लग रहा था, एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा था कि ट्रंप अब हमला करने जा रहे हैं, ज़मीनी हमला करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने रात में पैतरा बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अभी 10 दिन और समय देंगे ईरान को, कि शायद ईरान टेबल पर आकर हमसे बात करे। अब ये जो 10 दिन का और समय, उससे पहले 5 दिन का समय, उससे पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, ये जो समय बढ़ाते चले जा रहे हैं मिस्टर ट्रंप, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरह से जंग में ईरान की जीत है। ये ईरान की जीत का प्रतीक है, क्योंकि बार बार ट्रंप ही झुक रहे हैं, ईरान नहीं झुक रहा, ट्रंप झुक रहे हैं और युद्ध विराम का ऐलान करते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत जो ईरान की हो गई है वो ये है कि हाँ, वो ये कि इनके जो मागा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके ऊपर ये आए थे, वो बिल्कुल विभाजित है, बिल्कुल स्प्लिट हो गया है डाउन द मिडल। ट्रंप के वोटर। अब दोस्तों, ट्रंप ऐसे ही नहीं बार बार ईरान के आगे झुक रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण है, बड़ी वजह, और बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस तरह से हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक करके अपने हाथ में कंट्रोल लेके ईरान ने तेल और गैस के ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से रोक दिया है। इससे ट्रंप को लगता है कि अगर ये सिलसिला 1 महीने 1.5 महीने तक खिंचता चला गया, तो दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, ये उनकी कहीं ना कहीं हालत खराब कर देगा, और इसका जिम्मेदार ट्रंप को माना जाएगा। ना सिर्फ डॉलर की ऐसी तैसी होगी, बल्कि तेल और गैस को लेकर जो हाहाकार मचा है, जो दुनिया में महंगाई होगी, सिर्फ भारत अकेला नहीं है, 3/4 दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह ईरान के आगे झुककर उसको मना लिया जाए, और जल्द से जल्द ये जो समंदर का रास्ता है तेल और गैस के व्यापार का, इसको खुलवा लिया जाए। अब यहाँ वो एक बड़ा गेम खेल रहे हैं, जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि साहब, ये आसिम मुनीर के अंदर कौन से सुरखाब के पर दिख गए? ये जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, जिनकी इकॉनमी खुद खराब है, कोई साख नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं, आसिम मुनीर को क्यों लेकर आए बातचीत की मध्यस्थता कराने के लिए? बातचीत आसिम मुनीर के जरिए क्यों हो रही? नंबर 1 कारण यह है कि भाई आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रंप साहब के दामाद का, उनके परिवार का क्रिप्टो करेंसी का काम भी देखते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप पे, इसलिए बार बार नाश्ता खिलाते हैं ट्रंप आसिम मुनीर को। लेकिन यहाँ पर वो वजह नहीं, यहाँ वजह यह है कि आसिम मुनीर के जैसे रिश्ते अमेरिका से हैं, वैसे ही रिश्ते उनके सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो मिलिट्री पैक्ट है, तो सऊदी अरब से भी ठीक रिश्ते हैं, यूएई से भी ठीक रिश्ते हैं, और सबसे बड़ी बात, चाइना की गोद में भी आसिम मुनीर बैठे हुए हैं, चाइना की गोद में भी बैठे हैं, शी जिनपिंग की गोद में भी पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो ट्रंप चाहते हैं कि जो उनकी मई में विजिट होने जा रही है चाइना में, उससे पहले
मुनीर जो है, आज से मुनीर चाइना को कॉन्फिडेंस मिले और अमेरिका चाइना को कॉन्फिडेंस मिले, चाइना थोड़ा सा दबाव डाले ईरान पे, ईरान को समझाए चाइना, और आसिम मुनीर को इस काम के लिए लगाया गया है। ईरान को समझाएं कि भाई अब इतना झुक गया है ट्रंप, अमेरिका इतना आगे आपके झुक गया, अब मान जाइए, अब ये रास्ता खोल दीजिए। और उधर पुतिन के साथ भी ट्रंप की बातचीत हो रही। तो ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से ये डील हो जाए, लेकिन उधर मुस्तफा खामनेई है, मुस्तफा खामनेई के हाथ में इस वक्त रिमोट कंट्रोल आ गया है, जंग पर वो हावी होते जा रहे हैं। तो उन्होंने 5 शर्तें रख दी। अब ये जो 5 शर्तें हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका गल्फ़ के अपने जितने बेस है उसको ख़त्म करे, यानी अमेरिका विड्रॉ करे गल्फ़ से, मिडिल ईस्ट से। एक पहली शर्त ये। दूसरी शर्त यह है कि हमास यानी फ़िलिस्तीन का मसला सुलझाया जाए, हिजबुल्लाह का मसला सुलझाया जाए, हूती जो यमन में रेसिस्टेंस ग्रुप है इसका मसला सुलझाया जाए, ये चाहता है ईरान। और ईरान ये भी चाहता है कि मुआवजा दिया जाए जंग में, क्योंकि अग्रेसर अमेरिका है, जंग में जो जो डैमेज है इसका मुआवजा दिया जाए। और भी एक आध शर्तें हैं जिसमें हॉर्मोज़ की खाड़ी भी है, जहाँ पर ईरान अपना कंट्रोल चाहता है। ईरान चाहता है कि आगे चल के जैसे इजिप्ट सुइस कैनाल पे टोल टैक्स लगाता है, अब ईरान भी चाहता है कि वो हॉर्मोज़ की खाड़ी में टोल टैक्स लगाए, टोल लगाए। ये उसका एक प्रस्ताव है। सवाल इस बात का है कि क्या ये मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं हल होता है तो फिर विकल्प क्या है? क्या फिर वाकई ज़मीनी जंग होगी 6 अप्रैल के बाद? तो जो सीन हम 27 मार्च यानी आज के लिए सोच रहे थे कि ये जब युद्ध विराम खत्म हो जाएगा, बात नहीं बनेगी तो ज़मीनी जंग होगी, अब ये ज़मीनी जंग दोस्तों 6 अप्रैल के बाद भी हो सकती है अगर बात नहीं बनी। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, ट्रंप का मिजाज नहीं झुकने का, लेकिन वो झुक रहे हैं बार बार। क्या वाकई ट्रंप बहुत प्रेशर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में? ये मैं बात करूँगा सईद नकवी साहब से। 55 बरसों का एक्सपीरियंस है, और ये वो शख्स हैं सईद नकवी जो भारत के 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PV नरसिम्हा राव, इनको खुद ईरान लेके गए थे। आप समझ सकते हैं कि ईरान की कितनी जानकारी सईद नकवी को होगी, जो 2 प्रधानमंत्रियों को लेके गए अपने साथ मिलवाने के लिए ईरान के निज़ाम से। सईद नकवी ने अंदर की बहुत सी बातें बताई, मैं चाहूँगा आप उस पर थोड़ा सा गौर करें, तो एक सारा जो मंज़र है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा कि ट्रंप क्यों झुक रहे हैं, ईरान क्यों हावी है, रिमोट मुस्तफा खामनेई के हाथ में क्यों है, आगे क्या होने जा रहा है, ज़मीनी जंग होगी नहीं होगी, किसकी फतेह अब तक हुई है। सईद नकवी साहब को सुना जाए। अब दोस्तों इससे पहले कि आप नकवी साहब को सुने, एक छोटी सी गुजारिश, बहुत छोटी सी गुजारिश, कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, जानने वालों से कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी रह गई वो भी लिखिए। और एक बात और, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, सो दैट आगे मैं और क्वालिटी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि ट्रंप ने पहले 5 दिन की सीज़ फायर की और फिर उन्होंने रात में 10 दिन और दे दिए, यानी उसकी मियाद बढ़ा दी कि 10 और दिन हम देते हैं और हम बातचीत करना चाहते हैं, ईरान को मौका देना चाहते हैं। क्या ट्रंप एक तरह से झुकते चले जा रहे हैं? पहले 5 दिन के लिए झुके, अब 10 दिन के लिए झुक गए। क्या ट्रंप वाकई मुसीबत में हैं और एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं ईरान के आगे? आमतौर से जबरदस्ती जंग करने के लिए की जाती है, ये जबरदस्ती शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तो ये, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि ये शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं या ये कि ये तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो तैयारियां कर ले तो उसके बाद फिर ये अटैक करें। ये इनका क्रेडिबिलिटी इनकी इतनी ज्यादा गिर गई है कि ट्रंप साहब की कि कोई किसी को यकीन नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये 2 दफे तो बिल्कुल ईरानी तो खुल के अब कहते हैं कि भाई 2 दफे आप टॉक्स पे मौजूद थे, हम बिल्कुल कंक्लूजन पे आ गए थे, तब आपने हमला कर दिया और फिर दोबारा कर दिया आपने। जंग ईरान और अमेरिका के बीच में है कि इजराइल बीच में कहाँ गायब है? भाई अगर आप ये कह दीजिए कि हम इजराइल के बिहाफ पे भी बोल रहे हैं
तब हम मान लें। आप ये भी नहीं कह रहे, तो वो ईरान किससे समझौता करे? फर्ज करो कि वो समझौता के लिए मान जाए, किससे करे? अमेरिका से करे, क्योंकि उसकी मुस्तकिल तो प्रॉब्लम है इसराइल, और जी इसराइल के पीछे अमेरिका। तो ये अभी एक कॉम्प्लिकेशन क्लियर होगा। ईरान ऐसे कच्ची गोट नहीं खेलेगा। ईरान के इन्होंने 15 पॉइंट मांगे हैं, ईरान ने भी अपने 5 पॉइंट दे दिए, लेकिन वो 5 पॉइंट हम जानते हैं पहले से, वो ये मान नहीं सकते, इनकी बात वो नहीं मान सकते। तो हम ये कैसे मान लें कि 10 दिन के बाद शांति स्थापित हो जाएगी? ऐसा ना होगा। अभी आगे आगे देखिए, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या। चलिए साहब, इब्तिदाई इश्क, लेकिन भाई इश्क में तो ट्रम्प साहब की जो हालत है इस इश्क में मजनू जैसी क्यों हो गई है? पीछे पीछे लैला के दौड़ रहे हैं। मजनू दरअसल ट्रम्प साहब की हालत खराब नहीं है, हालत उस शख्स की खराब है जिसके मुल्क की तस्वीर आपको नहीं दिखाई जा रही। भाई इजराइल। जी, आपको अमेरिका में जो डिवीजन विभाजन है वो मालूम है, आपको ईरान के अंदर जो बमबारी हो रही है और जो लेबनान में बमबारी हो रही, तस्वीरें सबको दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो इसराइल में हो रहा है वो है, हमको जब वो पता चलेगा हमें और आपको, तब अंदाजा होगा कि ये क्या हो रहा है। नहीं, अगर लेकिन नकवी साहब, कुछ तस्वीरें तो आ रही हैं जिसमें बम गिर रहा है, कुछ इमारतें गिरी हुई दिख रही हैं, नहीं भाई, यही लेकिन आपको आपने कहा लगता है कि कुछ, आपको लगता है वो 10% है? जब 7 अक्टूबर 2023 से ये कह रहे हैं कि बस 2 दिन में हमने हमास को खत्म कर लिया, अभी तक हमास खत्म हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हम हॉस्टेजेस को ले आएंगे, 1 हफ्ते के बाद हॉस्टेजेस आ गए, फिर ये एकदम फिर भरम, देखिए नैरेटिव उनके हाथ में है। फिर ये कि हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह दब गए, खत्म, फिनिश्ड, गॉन। अब वो हिजबुल्लाह कयामत किए हुए हैं। तो इसलिए जो नैरेटिव्स इधर से आए हैं वो जी सब झूठे अभी तक साबित हुए हैं, जी सब जी जी झूठे जी। साबित हुए। नहीं, तो सही कह रहे इसलिए हैं जी। नकवी साहब कह रहे हैं कि साहब, इजराइल में कितने गहरे जख्म लगे हैं ये अभी किसी को पता नहीं है। सिर्फ 10% तस्वीरें इजराइल की आ रही हैं, और इजराइल हमेशा एक झूठ की कहानी गढ़ता है कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया। सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। कल की मैं आपको खबर बता रहा हूँ दोस्तों, 600 रॉकेट मारे हैं, 600 अटैक हुए हैं। आप कह सकते हैं शाम से लेकर रात तक। मैं यहाँ जानना चाहूँगा नकवी साहब, ऐसा तो नहीं है कि आर्मी समय मांग रही हो ट्रंप साहब से कि भाई हमको 7-8 दिन का वक्त और चाहिए, हम अपने को रीग्रुप करना है, हमें आगे हमले की तैयारी करनी है? ऐसा तो नहीं है आर्मी समय मांग रही हो ट्रंप से और ट्रंप फरेब कर रहे हो, कभी 5 दिन कभी 10 दिन मांग के? ऐसा तो नहीं है कहीं कहानी पर्दे के पीछे? एक ये पहलू भी है कि अगर अगर उतरना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और वो 10 दिन में ना हो पाएगी। लेकिन 2 पहलू हैं, एक तो ये कि फौज और पीट हेग्सेथ वगैरह जो हैं उनकी नाक जमीन में रगड़ी जा रही है, वहां डिफेंस मिनिस्टर की जी। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनकी वहां नाक रगड़ी जा रही है। एक तो ये पहलू है। दूसरे, बहुत बड़ी जीत जो ईरान की हो गई है वो ये अच्छा। है कि हाँ, वो ये कि इनके जो मागा बेस है, मेक में अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके ऊपर ये आए थे, वो बिल्कुल विभाजित है, बिल्कुल स्प्लिट हो मतलब गया है डाउन द ट्रंप मिडल। के वोटर। ट्रम्प के जो वोटर और उनकी जो लीडरी कर रहे हैं, वहां पे इशू क्या है? आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहा था, तो हम अपनी जान देने को इस देश के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जान एक तीसरे मुल्क के लिए क्यों दे रहे हैं? तो इजराइल के इशू लिए। इजराइल का खड़ा हो गया है। इजराइल और अमेरिका के बीच में ये विभाजन और उसमें ये ब्रीच, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके मुकाबले में कोई जीत नहीं हो सकती। अगर जी इन 2 को ब्रेक कर दिया तो सारा पाला आपका है। लेकिन अभी वो उसकी इब्तिदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब इधर उधर हो गए, लेकिन काफी उसकी वजह है। अभी उनके एक लीडर थे,
उनके एक्टिविस्ट थे चार्ली कर्क। चार्ली कर्क जो थे वो ट्रम्प के बहुत करीब थे, 31 साल की उम्र थी, और ये उन लोगों में से हैं जो अगुवाई कर रहे थे मागा की। वो बीच में कोई महीना भर पहले उसने अपनी वाणी बदल दी थी, यही कि भाई हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए हम आपके साथ आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे कि आप हमारे लोगों की जानें जा रही हैं तीसरे मुल्क के लिए, लिहाजा इजराइल से। तो इजराइल और इस इशू पे वो खड़ा हो गया, उसको गोली मार दी गई यूटा में। जब गोली मार दी गई तो ये हुआ कि भाई ये किसने मारी, तो जो नीडल ऑफ सस्पिशन मोसाद के ऊपर गया, अरे इसको ढांप दो। उनका नहीं, वो तो हमने एक रॉबिन्सन नाम के एक लड़के को 22 साल के पकड़ लिया है, अब इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। इंटेलिजेंस के बहुत ही हाई लेवल पे उनके एक हैं जो केंट, उन्होंने कहा मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं। मैं कहा कि आप नहीं करेंगे, वो रिजाइन करके चला गया। तो यानी बहुत मारपीट हो रही है अंदर अंदर, ये है बड़ी बात नकवी साहब ने कही। दोस्तों मैं एकदम, मुझे 2 सेकंड का वक्त दीजिए। नकवी साहब ने कहा कि ट्रम्प के वोटर नाराज हैं, और ये जो सबसे बड़े वोटरों के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि ट्रम्प अगर अपनी लड़ाई अमेरिका लड़ता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारे जवान मारे जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरे मुल्क इजराइल के लिए ट्रम्प लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, ये गलत हो रहा है। अमेरिका को इजराइल की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और जब उन्होंने ये बात कही तो इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उस शख्स को मरवा दिया। ये है, समझ लीजिए, इजराइल इतने अंदर तक घुसा है अमेरिका के। एक चीज आपने नकवी साहब अभी कही, आपने कहा कि भाई ट्रम्प का झुकना, 2 बार झुकना, आपने कहा कि ट्रम्प का झुकने का मतलब है कि ईरान की जीत। ये ईरान की जीत कैसे हो रही है? ईरान की जीत जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह से हो रही है कि ट्रम्प का बेस बिखर रहा है, और इसराइल के अंदर जो तबाही है उसका अंदाजा हमको आपको नहीं है। इनकी वो मिसाइल्स, अच्छा स्काई बिल्कुल खुली हुई है, तरीका कार ये लिया गया ईरान की तरफ से कि उन्होंने शुरू में एक 200-400 ड्रोन मारे और मिसाइल मार दिए, छोटे छोटे मिसाइल मार दी। ये दौड़े उनको नेगोशिएट करने के लिए, इंटरसेप्टर खत्म हो गए। अब जब इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए दोनों तरफ, तो अब उनकी सही मिसाइल आ रही हैं, स्काईज खुली हुई हैं। ये कहते हैं हमने वी डोमिनेट द ईरानियन स्काईज, ये एयरफोर्स लेके वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं तब से कह रहा हूं कि इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो शहर बर्बाद कर सकता है, वो मुल्क बर्बाद कर सकता है, वो नई जंग वो जीत नहीं सकता। इस बात का एहसास ट्रम्प साहब को हो गया होगा। ओके। एक और बात, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ने सोचा कि ये जंग हम 5-6 दिन के अंदर जीत जाएंगे, वहाँ पर हुकूमत बदल जाएगी, अली खामनाई को हमने मार दिया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर को ईरान के मार दिया है, अब तख्ता पलटने वाला है। लेकिन 5 दिन की जगह आज 27-28 दिन हो रहे हैं, ये जंग अभी भी जारी है, महीना भर मान लीजिए इसको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अभी 6 महीने जंग और चल सकती है। क्या ट्रम्प मिस कैलकुलेट कर गए? क्या ट्रम्प को अंदाजा नहीं था? बिल्कुल सामने की बात समझ नहीं पाए। अरे भाई हमसे पूछ लेते। ये जो शिया तंजीम है, अब मैं क्या बताऊं, इसकी बात करना बहुत जरूरी है। ये ऑर्डिनरी, ये कमिटमेंट कोई मजहबी नहीं है। इनके सामने एक मॉडल है, वो है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो हम सर नहीं झुकाएंगे, तुम हमको जाने दो जिधर हम जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान भी चले जाएंगे। उसने कहा नहीं साहब, उसने घेर लिया, लाखों के, यही यजीद यूसर पर था, उसने घेर लिया। उस वक्त तक इनके पास 72 लोग थे, जिसमें इनकी बहन, इनके बच्चे, इमाम हुसैन के और इनके भाई और दोस्त, कुल 72। और उन्होंने
दुनिया में काया पलट कर दी। क्यों? कि जिसको कि शायर ने यूं कहा है कि काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, और लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। ये है, ओके। ये मेटाफर और रियलिटी को लेके चलो। उन्होंने, उनके सामने वो वाकई में जी। एक मॉडल है करबला। मतलब आप कह रहे हैं वो जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि साहब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, हाँ, वो वही 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 एक आदमी 1.25 लाख पे भारी। बस। भाई नकवी साहब ये कह रहे हैं दोस्तों कि इस स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल, मतलब संघर्ष करने का जो जज्बा है वो ईरानियों में है, और वो जज्बा इस वक्त दिख रहा है। एक एक सैनिक जो है वो एक एक हजार ये सैनिकों पे इन्हें भारी पड़ करबला रहा से मिला है, ये है। मैं जी कह जी। रहा हूँ। चलिए मैं अब असली एक और इशू पे आता हूँ, वो भी बहुत बड़ा इशू, मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बताएगा, 50-55 साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस एरिया की। मुझे ये बताइए कि क्या कतर, क्या कुवैत, क्या बहरीन, क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई अबू धाबी, और क्या सऊदी अरब, ये बादशाह परेशान हैं, ये बादशाह बेचैन हैं, इन बादशाह की हवा सरक रही है? क्या सबसे ज्यादा नुकसान इन बादशाहों का हो गया, और क्या ये बादशाह अब गुहार लगा रहे हैं ट्रंप से कि भाई हमें बचाओ, ये जंग खत्म करो? क्या आपको लगता है कि गल्फ के जो बादशाह हैं, सऊदी अरब से लेके कतर और कुवैत, सब इनका प्रेशर भी है ट्रंप के ऊपर? आप यूं देखिए कि खाड़ी की जंग, इराक की जंग 2003 में हुई थी। आज कितने साल तारीख हो गई, कितने साल हो गए? यहाँ 23 साल हो तब गए। तक ये वहां जमे हुए थे अमरीकी, अभी सब एक एक करके निकाले गए हैं। भाग रहे तो जी। गोया अब ये विक्ट्री है कि डिफीट है ईरान की? उन्होंने कहा सब निकलो यहाँ से। अच्छा, सबको, तुम सब हमारे, तुम दोस्त हो, खाड़ी के जितने लोग हो, लेकिन अमेरिका को यहाँ मत जगा दो। ये तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, इसको यहाँ जगह मत दो। अब तय करना है इन मुल्कों को। इन मुल्कों के यहाँ भी दो प्रॉब्लम्स हैं। मसलन बहरीन में 80% शिया हैं, कुवैत में 50 to 60% शिया है। ये, और इन तमाम मुल्कों में थोड़ी थोड़ी, मसलन सऊदी अरेबिया में जहां सबसे ज्यादा इनका तेल है, दम्माम, कतीफ, वो सब शिया हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी खड़ी है कि कहीं अंदर से रिबेलियन, सऊदी में तो नहीं हो सकता, बादशाहों तो के खिलाफ। कतीफ में है लेकिन कम है। लेकिन बहरीन में तो 80% और कुवैत में 50 to 60% वहां हो सकता है। तो एक तो अंदर से आप खड़ा कर रहे थे लोगों को ईरान में खिलाफ, यहां खड़े हो गए बादशाहों के खिलाफ, शेखों के खिलाफ। ये कहीं ना हो जाए। तो अब ये देखना है कि बाद में जब डस्ट सेटल होगी तो क्या ये सब पलट के जाएंगे कि अमेरिका बहादुर? तब तक अमेरिका बहादुर की क्या हालत होगी? तब तक अमेरिका बहादुर दूर हट चुका होगा इसराइल से भी, समझे? जी। तो ये दुनिया के नक्शा जो है वो अभी सोचने के काबिल नहीं है। अभी सोचिए तो झुरझुरी आती कि क्या होगा भाई। अब तो जी। बिल्कुल नई तस्वीर। जी। और एक नकवी साहब एक चीज और दो लोग बताइए। अभी खामोश हैं। अभी जी। इसके पीछे चीन क्या कर रहा है हमें आपको नहीं मालूम। रूस क्या कर रहा है, हालांकि वहां फंसा हुआ है यूक्रेन यूक्रेन में। में। यहाँ क्या कर रहा है अभी हमें आपको नहीं मालूम। अभी ये जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशंस हैं, ये उन्होंने अपना अलग, जो चाइनीज सैटेलाइट्स है उनसे जी। इंटेलिजेंस मिल रही है ईरानियन ईरान को। को। जी जी जी। और इसीलिए भारी पड़ रहे। एक बड़ा सवाल नकवी साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा। भाई ये जो इमाम खामनाई हैं वो तो शिया थे, लेकिन जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वो हमास की लड़ रहे थे। हमास फिलिस्तीनी, फिलिस्तीनी सुन्नी है, तो सुन्नियों के लिए भाई कुर्बानियां क्यों दे रहा है ये नहीं था। अली खामनाई? शिया सुन्नी की बात थी ही नहीं। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि हम शिया रेवोल्यूशन है।
उन्होंने ये कहा कि हम इस्लामिक रेवोल्यूशन है। अच्छा, और शिया सुन्नी का मसला नहीं है। शिया सुन्नी का मतला किसिंजर ने खड़ा किया, इधर वेस्ट से खड़ा किया गया कि इन दोनों को अमेरिका ने खड़ा किया। हाँ हाँ, इसमें फरोग दिया इसराइल ने कि भाई ये नहीं, पैलेस्टीनियन, लेकिन फिलिस्तीनी तो सुन्नी है, ये तो फैक्ट है। हाँ, फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियन सुन्नी नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, जो कि सबसे बड़ी तंजीम है इजिप्ट में, जो सबसे बड़ी तंजीम है तुर्की में, वो अभी दबी हुई है, वो कब चौंकेगी। लेकिन यहाँ पे साथ दे रहे थे जुल्म का कि भाई इन पे जुल्म हो रहा है, इसकी कोई नहीं सुनवाई कर रहा, हम कर रहे हैं। कौन? ईरान। और ये लोग सब जितने शेख है बादशाह चुप थे जी। ठीक, आप कह रहे हैं कि बादशाह एक्सपोज हो गए। बादशाह जो मतलब इस्लाम के कस्टोडियन अपने को कहते हैं, वो अमेरिका से मिले हुए थे, लेकिन इमाम खामनाई, सईद नकवी साहब कह रहे हैं बीच में अपना नाम बदल चुके हैं। हाँ, जब इनके यहाँ खुद एक रिबेलियन हुआ, जिस वक्त 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उसी के कुछ महीने के अंदर एक इन्हीं की एक्सट्रीमिस्ट विंग ने, सऊदी, उन्होंने मक्का की मस्जिद को कैप्चर कर लिया। और साहब एक क़यामत आ गई। मक्का मस्जिद क्या कि बादशाहत यहाँ से हटे, यहाँ से अमरीकी सोल्जर्स हटे। हमारी धरती पे अमरीकी सोल्जर्स और बादशाहत, भाई इस्लाम तो बादशाहत के खिलाफ था, ये बादशाहत कहाँ से आ गई? तो वो लंबी कहानी है। लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन आपने कहा कि हमास की लड़ाई, फिलिस्तीनियों की लड़ाई वो ईरान ने लड़ी, बादशाहों को लड़नी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लड़ी। अब मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि ये जंग लंबी चलेगी, और अगर लंबी खिंचेगी, मान लीजिए 2-3 महीने 4 महीने खिंच जाती है, और ज़मीनी जंग यानी जिसे अंग्रेजी में बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं, जब फौज जमीन पे उतरेगी अमेरिका की, तो क्या जान माल का नुकसान होगा, आर पार की लड़ाई होगी, और ईरान तब कहीं ज्यादा मारेगा अमेरिकी सैनिकों को? आपको लगता है कि जमीनी जंग बड़ी भयावह होगी? आप याद रखिए, अरागची से जब ये पूछा गया, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनसे पूछा गया कि ये बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर आ गए तो उनका वेलकम, हम तो इंतजार कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये फ्लैट ग्राउंड नहीं है, ये पहाड़ियां हैं। इसमें अभी इनके पहाड़ियों के नीचे शहर के शहर बसे हुए हैं, मिसाइलों के, सिर्फ मिसाइल से जी। और वहां पे ऊपर नीचे आना जाना है, तो इतना आसान ना होगा ये। अगर वहां उतर गए ऐसी टेरिटरी में, तो इनका बहुत नुकसान हो सकता है अमेरिका। इसलिए मेरे ख्याल में फौज नहीं मानेगी, मेरा अंदाजा ये है। ओके सही साहब, आप तो वाजपेयी साहब को भी ईरान ले गए थे, एक और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आप ईरान ले गए थे, और आपने पिछले हमारे शो में बताया भी था कि आपने वाजपेयी को कैसे वहाँ मिलवाया ईरान में जब वो प्रधानमंत्री थे। अब मैं आज के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं भाई। जो आदमी 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ईरान गया हो, मैं उस आदमी से पूछ रहा हूँ, यानी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी जी ने, जब ये जंग शुरू होने जा रही थी और डिप्लॉयमेंट मिलिट्री का बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज जंग हो जाएगी, कल जंग हो जाएगी, तब मोदी जी को इजराइल नहीं जाना चाहिए था? क्या वो एक बड़ी गलती थी, ब्लंडर था मोदी जी का? वो उनका, मेरे ख्याल में उनकी फेथ, उनकी बिलीफ, उनके आस्थाओं का कुछ मिलता जुलता है। उनके यहाँ भी नफरत है, यहाँ भी नफरत पैदा की जाती है इजराइल में जी, इजराइल में भी। यहाँ मेरे ख्याल में इसकी बात न करें। इस वक्त बेपनाह इज्जत अभी भी हिंदुस्तान की है। आप देखिए, अभी उन्होंने अलाउ कर दिया आपके जहाज। हिंदुस्तान को आप अलग रखिए, हिंदुस्तान मोदी जी से बड़ा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता के लिए वो ये सारी रियायतें दे रहे हैं। हिंदुस्तान जो मुल्क है, हिंदुस्तान जो संस्कृति है, हिंदुस्तान जो सभ्यता है, हिंदुस्तान जो शिल्प कला है, हिंदुस्तान जहाँ आयुर्वेद है, वो हिंदुस्तान जहाँ की बड़े बड़े कवि हुए हैं, जहाँ वेद हैं,
उनकी इज्जत है, किसी एक प्रधानमंत्री की नहीं। जी जी, समझिए। सईद नकवी साहब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एडिटर हिंदुस्तान के 55 साल से कवर कर रहे हैं, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ ईरान गए। ये कह रहे हैं भाई मोदी जी, अब जो भी वजह थी, गलती थी, नहीं जाना चाहिए था जंग के समय इजराइल उनको, बहरहाल मोदी जी चले गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी रियायतें ईरान दे रहा है कि गैस के टैंकर, तेल के टैंकर, तमाम और व्यापारी जो वेसल्स आ रहे हैं, केमिकल के जो टैंकर्स आ रहे हैं, वो इसलिए छूट दे रहा है, इसलिए हिंदुस्तान को छूट दे रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की संस्कृति, हज़ारों साल की विरासत और यहाँ की जनता उसको तवज्जो दे रहा है, तरजीह दे रहा है। मोदी जी की वजह से नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की वजह से, हिंदुस्तानियों के इतिहास की वजह से ये रियायत, ये मोहब्बत जो है ईरान दे रहा है इस वक्त भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई नकवी साहब, आप आए, आपने बड़ी रोशनी डाली, थैंक यू सो मच। एक एक चीज़ आपने बताई और आपने ये भी आज कह दिया, आपने तो ऐलान ही कर दिया कि भाई 15 दिन हो गए और लगातार झुकते चले जा रहे हैं ट्रम्प, ये ट्रम्प की हार है और आपने कहा कि ये ईरान की जीत है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।